वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी अस्वाल। अब आज करेंगे बेटा आपका MPS 3 जो सब्जेक्ट चल रहा है आपका इग्नू वाले बच्चों का MA में पॉलिटिकल साइंस जो कर रहे हैं उनका यूनिट 26 जो कि है निर्जातीयता और राष्ट्रीय राज्य। भारत लोकतंत्र और विकास आपका सब्जेक्ट चल रहा है जिसके ये सारे के सारे यूनिट हम कर चुके हैं। आज 26 करना है। आज आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, फाइनली सिलेबस ख़त्म हो जाएगा आज। ठीक है, सारे के सारे पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। MPS 1, 2 और 4 जो आपकी अदर है, 4 है ना टोटल आपकी, ये थर्ड चल रहा है आपका। इन चारों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट के और इस वाली प्लेलिस्ट का मिल जाएगा। ये आपके चारों हैं, ये तीनों हम कर चुके हैं। ये चल रहा है जो आज ख़त्म कर देंगे। चलिए, ये मेरी इंस्टा और टेलीग्राम चैनल आईडी है। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। ये वाली सारी PPTs, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ मैंने टेलीग्राम चैनल आईडी पे भेज रखा है। ठीक है, निर्जातीयता तथा राष्ट्रीय राज्य अवधारणा की क्या है ये निर्जातीयता, इसको समझेंगे, और राष्ट्रीय राज्य क्या है। अब इसमें क्या है, सामान्यतः निर्जातीयता उन लोग के समूह का संगठन माना जाता है। वो लोग एक ऐसा ग्रुप जो संस्कृति, भाषा या धर्म, इतिहास आदि के लिहाज से सर्वमान्य सहज गुण रखते हैं। कोई ऐसा ग्रुप जिसकी संस्कृति सेम हो, उसकी लैंग्वेज सेम हो, उनका धर्म सेम हो, वो सारे एक जैसे हैं तो वो एक ग्रुप में बन जा रहे हैं, जिसे क्या कहा जाएगा, निर्जातीयता। अभी निर्जातीयता वाले क्या हैं, ये मांग करेंगे कि हमें तुम्हारे देश के साथ नहीं रहना, हमें चाहिए अपना अलग राज्य, हमें पूरा का पूरा अपना देश अलग बनाना है, हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, सिर्फ हमारी जाति के लोग, हमारी धर्म के लोग, हमारी भाषा वाले लोग हमारे साथ रहेंगे। हद से ज़्यादा जो ये निर्जातीयता ये कट्टर रूप में चली जाएगी कि हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना। अब इसके उदाहरण वगैरह भी देखेंगे। ठीक है, और जो ऐसे किसी अन्य समूह से भिन्न हो, बाकियों से जो अलग है, कि इनका ग्रुप अलग है, ये बाकियों से भिन्न है, जो अपने अलग सर्वमान्य सहज गुण रखते हैं, अपने आप को अलग और अपने गुण वगैरह अलग रख रहे हैं, किसी से इनका कोई मतलब नहीं है। यह संगठन एकल तथा अधिक सहज गुणों पर हो सकती है। एकल माने अकेले, कि इनका किसी से वो संबंध नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे 28 स्टेट हैं, सारे मिलके एक देश बन रहा है भारत, लेकिन ये क्या मांग करेंगे कि जो हमारा स्टेट है ना वो अलग करो, हमें अलग रहना, एकल है, हम एकल रहना चाहते हैं। तो ये उदाहरण के लिए बता रहे हैं। उदाहरण के लिए भाषा, धर्म, ये इसके आधार है कि क्या क्या चीज़ होती है। जातियाँ, जनजातियों के आधार पर लंबंदित और लंबंदी माना जाता है। ऐसे उदाहरण में से एक है पॉल आर बॉस, जो निर्जातीय, लंबातीय तथा सांप्रदायिक लंबंदियों को अदल बदल कर प्रयोग करते हैं। दीपकर गुप्ता निर्जातीय तथा सांप्रदायिकता के बीच भेद करते हैं। अब देखो, ये बात है निर्जातीयता, ये सांप्रदायिकता से मिलती जुलती है कि तुम दूसरे वाले से नफरत कर रहे हो, अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझ रहे हो, दूसरे से तुम बिल्कुल कट्टरता रख रहे हो कि हमें तुमसे नहीं रखना कोई संबंध किसी प्रकार का, ऐसे। तो ये इसमें भेद बता रहे हैं हल्का सा कि इसमें क्या वो उनका हल्का डिफरेंस है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि उनका तर्क है कि निर्जातीयता अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय राज्य है। राष्ट्रीय राज्य अपना खुद का राज्य के लिए राज्य क्षेत्र व संप्रभुता के संदर्भ में किसी समूह का संगठन को किसी अन्य के साथ संबंध में इंगित करती है। एक निर्जातीयता समूह स्वयं को किसी राष्ट्र के राज्य से अस्तित्व से सच्चा अनुयायी होने की घोषणा करता है, अथवा एक संप्रभु राज्य स्थापित करना चाहता है, कि एक ऐसा संप्रभु जो सारी पावर उसके खुद के पास हो, ऐसा राज्य वो खुद स्थापित करना चाह रहा है, ऐसा ग्रुप। और इसका सबसे बड़ा और अच्छा उदाहरण है खालिस्तान वालों का, जो हमारे देश का टॉपिक है, कि जो पंजाब का कोई एक ऐसा एरिया है प्लस कुछ एक ऐसा समूह है जो अपने आप को खालिस्तानी बताते हैं, और वो क्या कहते हैं कि हमें भारत में नहीं रहना, हमारा ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया को भारत से अलग करके खालिस्तान बनाया जाए। क्योंकि इनकी कहना ये है, ये मतलब विवाद का जो कारण है वो इसलिए इन्होंने ये वाली बात बोल दी कि जब विभाजन हुआ 47 में, तो पाकिस्तानी लोगों को मिल गया पाकिस्तान, जो मुस्लिम लोग थे, है ना, उनको क्या मिल गया, पाकिस्तान। जो हिंदू लोग थे उनका बन गया हिंदुस्तान। तो फिर पंजाबी लोग जो थे, जो सिख धर्म वाले थे, उनका क्या हुआ, सिख धर्म वालों को क्या, तो इन्होंने फिर बोला कि हमें चाहिए खालिस्तान, जो इनका बना नहीं। फिर इन्होंने बहुत आतंकवाद वाली सिचुएशन करी, लड़ाई झगड़े दंगे, ये सारी सिचुएशन चलती रहती है, और कहीं ना कहीं वो आज भी मांग उठती रहती है कि हमें चाहिए चाहिए चाहिए। और मांग कहाँ रहे हैं, बिल्कुल पंजाब वाला जो पूरा एरिया ना, वो पूरा का पूरा एरिया हमारे देश के अंदर बीच में एक खालिस्तान बना रहे हैं। देश के अंदर से मतलब वो हिस्से को हटा के अलग होना चाह रहे हैं। कैसे होंगे बताओ, हमारे देश के बीच में एक अलग से देश बनेगा, कैसे पॉसिबल है। हमारा ही वो हिस्सा है ना, हम ऐसे थोड़ी ना किसी के लिए अलग से उनको अलग कर देंगे और टुकड़े हो जाएंगे हमारे देश के, ऐसे तो
पहले ही सबको पता है कि जब पाकिस्तान वाला एरिया अलग हुआ तो उसके बाद कितनी दुश्मनी बनी। हमारा सबसे बड़ा अगर दुश्मन या कॉम्पिटिटर कह लो या कुछ भी कह लो, साथ में ही बना, हमारे ही देश का हिस्सा था, हमसे ही अलग हुआ और हमारे खिलाफ इतनी बुरी तरह से खड़ा हुआ है। अगर खालिस्तान वाला टॉपिक भी उठ जाए और खालिस्तान अगर बनता है तो सोचो कितनी कितनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो सकती है, वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है। तो यही कि ये ऐसा चाहते हैं, संप्रभु राज्य स्थापित करना चाहते हैं अथवा किसी अन्य समूह को निष्ठाधारी पर संदेह करता है, ठीक है। ऐसे राष्ट्रीय राज्य का सहज गुण का उल्लेख प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष हो सकता है। उनका विचार से वह सामूहिक घटना को जिसमें उल्लेखित राष्ट्रीय राज्य क्षेत्र अथवा संप्रभु के रूप में नहीं होता, निर्जातित संगठ नहीं है, यह मात्र सांप्रदायिक लंबोहित है। क्या है ये? बोला कि ये मात्र एक सांप्रदायिक वो है समूह, राष्ट्र राज्य के प्रति किसी समूह का निष्ठा पर संदेह अथवा उसके प्रमाणित नहीं किया जा सकता। अब ये जो सरकार है उसके ऊपर सांप्रदायिक जो भी ये समूह है इसके साथ भेदभाव करना और इनका समर्थन ना करने का दोष जो है वो लगता रहेगा, क्योंकि ये देखो अलग राज्य की मांग कर रहे हैं तो इन्हें कैसे दे दिया जाएगा अलग राज्य। तो इनको कोशिश सरकार ये करती है इनकी मांगों को खारिज किया जाए, इनको समझाया जाए, पैसे दे के प्यार से समझा के समझौता करके किसी भी तरीके से अगर किया जा सकता तो इनको शांत करवाया जाए, क्योंकि अलग देश की राज्य मांग रहे हैं, अलग देश की मांग कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, हमारा ही नुकसान होगा। राष्ट्रीय स्तर की नीतियों में पाया गया, परंतु राज्य सरकारों ने अक्सर अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभावपूर्ण व स्वांगीकरण नीतियों ही अपनाई। यह दर्शाना कि भारत एक राष्ट्रीय राज्य है, राष्ट्रों का राज्य है, देश के बहुलवाद तथा विविधताओं के अस्तित्व में वस्तुत ठुकराया जाना है। राष्ट्रीय निर्माण राष्ट्रीय राज्य के प्रति निर्जातीय चुनौतियों ने भारत में निम्नलिखित रूप से धारण की है। अब इनके द्वारा भारत में क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं वो स्वयं सत्ता का आंदोलन, स्वयं सत्ता मांगते हैं कि हमें आपके देश से अलग होना है, हमें आपके देश में नहीं रहना, हमें अलग से देश बनाना है, हमें आपसे अलग होना है, हमें नहीं रहना आपके साथ। पृथक राज्य की मांग कि हमें पूरी तरीके से पृथक कर दो, अपने आप से अलग कर दो, ठीक है। विद्रोह, आतंकवाद वाली सिचुएशन, बार 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 सरकार पे दबाव बनाना, सरकार नहीं मान रही तो फिर आतंकवाद वाली सिचुएशन करना, लोगों को मारना वारना, ये सब चीज़ें। पहचान चिन्हों, अपने लिए अलग पहचान चिन्ह, अपने झंडे बना के घूम रहे हैं, जनजाति धर्म या भाषा के आधार पर। तो उपद्रव क्या होता है, दंगे फसाद करना, ये सब चीज़ें। ये इसकी निर्जातियों वालों की जो चुनौतियाँ आती है ना, वो ये चार हैंडमेन, इसको बेटा लिख लो, ठीक है। निर्जातिता समझा दिया कि एक ऐसा समूह जो ये चाह रहा है कि हमें आपके साथ नहीं रहना, हमें अलग होना है, एक ऐसा समूह। आधार क्या है बेटा इनके, ये ले जाति भाषा धर्म, एक ऐसा ग्रुप बन जाता है जिसमें सारे एक जाति धर्म वाले हो जाते हैं और ये क्या मांग करने लगते हैं, हमें तुमसे अलग होना है। और मांगते क्या है, स्वयं सत्ता, पृथक होना, विद्रोह करना, उपद्रव करना अलग होने के लिए। और पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं कि हमें तुमसे बिल्कुल अलग होना है। अब निर्जातीयता अभियान के प्रथम 3 रूप को स्वयं निर्धारण आंदोलन भी कहा जाता है कि खुद के लिए ये क्या कर रहे हैं, स्वयं निर्धारण, अपनी मर्जी के लिए, अपने लिए। वह यह गौरतलब है कि अभिनव के ये तीनों ही रूप देश में कोई एक समान घटनाक्रम नहीं अपनाते हैं। यह एक किसी रूप में शुरू होकर भिन्न परिस्थितियों में कई अन्य रूप ले लेते हैं। स्टार्ट तो चाहे शांति से किया, प्यार से मांग करे, बट धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हिंसक रूप ले लिया ऐसे, ठीक है। 1990 के टाइम पे बता रहे हैं, दशकोपरांत से इन पर आधारित संघर्ष देश में विभिन्न क्षेत्रों में आम रहे थे। इस टाइम पीरियड पे 1950 के टाइम पीरियड में आम थी ये संघर्ष का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, नॉर्मल सी बात थी। सलिंग एस हैसियन ने देश में हुई भाषाई अथवा सांप्रदायिक संघर्षों को, भाषा के आधार पर भी दिक्कत चल रही थी उस टाइम पे, क्यों? क्योंकि जो तमिल वाले लोग थे ना, वो हिंदी के विरोध में खड़े हो रहे थे कि हिंदी नहीं होनी चाहिए यहाँ, हिंदी बोलने वाले, हिंदी भाषा वाले लोगों के खिलाफ खड़े हो रहे थे। प्लस ये द्रविड़ भाषा वाले, द्रविड़ क्या एक लैंग्वेज है जो कि साउथ इंडिया वालों की है, द्रविड़ भाषा वालों का अपना आंदोलन चल रहा था। वो अपनी भाषा के लिए, अपने द्रविड़ीय लोग जो थे उनके लिए मांग रहे थे अलग से राज्य, पूरा का पूरा अलग राज्य। तेलंगाना में सेम दिक्कत चल रही थी, तेलंगाना वाला सब टॉपिक सबको पता है, ठीक है। हिंदी के विरोध में बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे भाई उस टाइम पे। पंजाब वाला मैंने बता दिया, खालिस्तान वाला, जम्मू कश्मीर का भी चल रहा था,
क्योंकि वहाँ पे दिक्कतें चल रही थी कि पाकिस्तान में मिलना, कुछ लोग ये कह रहे थे, कुछ कह रहे थे नहीं हिंदुस्तान में चल रहा है। वहाँ भी संघर्ष बहुत खतरनाक तरीके से। पाकिस्तान के कुछ बहुत छोटे छोटे निर्जातीय समूह थे जो आतंकवादी बन गए थे पूरी तरीके से। और वो क्या मांग कर रहे थे, हमें अलग होना है, हमें पूरा अपना अलग चाहिए। कुछ कह रहे हैं हमें पाकिस्तान में मिलना है, कुछ बेचारे जो लोग फंसे हुए थे वो कह रहे थे हम क्या करें, हम कहाँ ही जाए। सबको पता, पूरा जम्मू कश्मीर वाला पूरा टॉपिक सबको पता है। फिर उसको कैसे ठीक किया गया, वो कि उसको काट के 2 पार्ट में बना दिया गया, एक हिस्सा इधर कर दिया, आधा उधर कर दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया उसको, ताकि जो सेंटर गवर्नमेंट है उसको पूरा का पूरा उस पर अधिकार हो जाए, है ना। राज्यों को तो अपने खुद के अपनी मर्जी से चलाएगा, पर अगर केंद्र शासित प्रदेश है तो पूरी की पूरी पावर सेंटर के हाथ में आ जाती है। और इससे क्या होगा, उनके जो अलग अलग कर रखे थे 377 वाली जो धारा लगी हुई थी वो हटा दी, उनका अलग से जो संविधान था, अलग झंडा था, वो सब हटा दिया। क्यों इतना वो करना, वो सारी चीज़ें हटा के। वो इसका ही उदाहरण है, जम्मू कश्मीर वाला उदाहरण में आप लिख सकते हैं, पंजाब वाला ज़रूर लिखना, तमिलनाडु वाला, तेलंगाना वाला और द्रविड़ आंदोलन वाला, कि इन्होंने कैसे आंदोलन करे। अपनी जो भाषा थी द्रविड़ वाले को सिर्फ उसको रख रहे थे कि हमारी भाषा के लोग यहाँ रहेंगे, हिंदी वालों को ऐसे हटाओ। तो ये जो संघर्ष चल रहा था इस टाइम पीरियड में नाम चल रहा था प्रसंग स्वतंत्रता पश्चात प्रथम 2 दशकों में। स्वतंत्र हुए हम 47 में, उसके बाद 2 दशकों तक ये चल ही रहा था। सर्वाधिक भयावह दशक था क्योंकि बहुत बहुत दिक्कत, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, की संख्या दी गई है। बहुत तरह से राज्य संघर्ष से जड़े से स्थानीय परिस्थितियों में ही जमी थी। बहुत सारे राज्य ऐसे उस वक्त बन रहे थे कि ऐसे लड़ाई वाली सिचुएशन में ही उनकी स्थापना हुई। राज्यों के भाषाई पुनर्गठन, अब देखो दिक्कत भी यही थी उस टाइम पे, क्या होता राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। हम लोग आज़ाद हुए 47 में, उसके बाद भाषा के आधार पे ही राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, ताकि ये कि ज़्यादा लड़ाई झगड़े ना हो। जो जिस लैंग्वेज के बोलने वाले, जैसे गुजरात वाले सारे थे, गुजराती बोलने वाले सबको गुजरात बना दिया गया, राजस्थान भाषा बोलने वाले सब राजस्थानी हो गए, ऐसे राजस्थान बना दिया गया। ऐसे जो पुनर्गठन किया गया था भाषा के आधार पर तो था। ने कुछ सार्वमान्य भाषाएं विषमताओं के आधार पर राज्य बना दिया गया, पर कुछ कुछ जगहों पे दिक्कत आ रही थी। परंतु देश के अनेक भागों में धर्म, मूल प्रवासी द्विभाजन, भाषीय भाषा विवाद के आधार पर संघर्ष में सिलसिला चलता रहा। दिक्कत चल ही रही थी। अब देखो सब तो खुश होंगे नहीं, आधे लोग बोलेंगे नहीं ये गलत है, इसको दोबारा ठीक करो। वैसे बार बार तो किया नहीं जा सकता, एक ही बार बनेगा वो तो। राज्यों के भीतर स्वयं सत्ता के लिए तथा देश से कुछ हिस्से से अलग कर संप्रभु राज्य की मांग बन रही थी। ये ही मेन बात है, ये सेंटेंस जो है ये मेन है। क्या हो रहा था, राज्य के भीतर स्वयं सत्ता के, हमें अपनी खुद की सत्ता चाहिए, आपसे अलग होना है। प्लस देश के कुछ हिस्से को पार्ट हटा अलग करना चाह रहे थे कि हमें अलग करो और संप्रभु राज्य बनाया जाए। संप्रभु क्या होता है बेटा, जिसके हाथ में पूरी पावर खुद की होती है। ऐसे कि हमें देश से अलग होना, हमारा तुमसे नहीं रहना, भारत में नहीं रहना, अपना अलग राज्य बना के रहेंगे। ये अक्सर हिंसा में परिणाम ले लेता है। ये क्या होता है, हिंसा ही हो जाती है ऐसे सिचुएशन में। जबकि स्वयं सत्ता आंदोलन, विद्रोह और पृथकवादी आंदोलन के मामले में पक्षधरों के मुख्य लक्षण को केंद्र सरकार के नाम से विशेष और पहचान जाने वाली राज्य एजेंसियां ही होती हैं। ठीक है, क्या बोल रही है ये, यही बोले बेटा, निर्जातीय जो संघर्ष होता है इसमें उपद्रव भी शामिल होते हैं। उपद्रव क्या होता है, उपद्रव के लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाड़ियाँ जला रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, लोगों के घर में आग लगा दी, लोगों को मार पीट रहे हैं, ये सारी चीज़ें। और ये परंतु यदि ये भाषा, धर्म, जाति, निर्जातीय पहचान के आधार पर कई संघर्ष, दंगे हैं, ये दंगे वाले सिचुएशन स्टार्ट हो जाती है। अब ये बेटा उदाहरण में लिखने हैं आपको, भारत में निर्जातीयता के मुख्य मामले क्या हैं विभिन्न क्षेत्रों में जो हुए। सबसे पहले पंजाब वाला मैंने पूरा समझा दिया आपको, तमिलनाडु में जो दिक्कत आई, हिंदू विरोधी आंदोलन हुए, JNK का पूरा, और द्रविड़ आंदोलन वाला जिसमें हिंदी के विरोध में आंदोलन चल रहे थे। ठीक है, ये सारा आपको बताना है। कुल मिलाकर निर्जातीयता उस चुनौती में से एक है जो भारत राष्ट्रीय राज्य के सामने है। यह सर्वाधिक आंदोलन के रूप में व्यक्त होती है। क्या मांग होती है इनकी बेटा, स्वयं सत्ता। क्या मांग रहे हैं कि हमें अपना राज्य चाहिए, पृथकवाद, हमें अलग होना है, पृथककरण चाह रहे हैं, विलाप और निर्जातीयता, संघर्ष में उपद्रव, राष्ट्र में बनाने में प्रयास, स्वतंत्रता चाह रहे हैं ये। उपरांत प्रथम 2 दशकों में, भारत के जब हम स्वतंत्र हुए उसके बाद के जो 2 दशक में, उसमें ये वाली सिचुएशन सबसे ज़्यादा आई। इसी टाइम पीरियड को निर्जातीयता टाइम पीरियड भी कहा जाता है। ठीक है, और बेटा मेन जो निर्जातीय वाले आंदोलन के उदाहरण आएंगे वो ये रहे, उत्तर पूर्व में नागा, मिजो, तमिलनाडु द्रविडियन आंदोलन, जम्मू कश्मीर और तो पंजाब में खालिस्तान वाला, ये सारे लिख लीजिए। प्लस इसमें देश में इनकी संख्या और इससे भी ज़्यादा, ये तो मेन हो गया, और इससे ज़्यादा बढ़ती जा रही है। चलिए बेटा ये चैप्टर यहीं तक था। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।
किसी को कुछ दिक्कत हो रही ना समझ आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी भेज दो। चलिए आज के लिए बाय।